जैसा कि अगले वाले वीडियो में हमने आपको पैथोलॉजी का सब कुछ बता दिए थे, वो अगर आप अगला वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम पैथोलॉजी क्या होते हैं उसके बारे में बताया है, और इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी ये सब हम कंप्लीट कर दिए हैं। और पैथोलॉजी का लाइफ में स्कोप क्या होता है, इट मीन्स कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं वो भी बताई हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे वाली टॉपिक आप देखिएगा। आज की जो हमारी टॉपिक है वो होम्योस्टैटिक्स है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पैथोलॉजी हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो हम ज़्यादातर बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बीमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे होती है, किस तरह से सफरिंग करती है, ठीक है, तो उसको जानने से पहले आपको बेस जानना पड़ेगा। तो आज की हमारी जो टॉपिक है कौन सी, पैथोलॉजी है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी का यूनिट 1 चल रहा है। यूनिट 1 में एक आपकी टॉपिक मिलेगी कौन सी, होम्योस्टैटिक्स। सबसे पहले टॉपिक है होम्योस्टैटिक्स। देखिए, पैथोलॉजी को वो जो चारों यूनिट है उसको समझने से पहले आपको यूनिट 1 सबसे लेंथी टॉपिक है, लेंथी यूनिट्स भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो आपको वो 4 टॉपिक नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि पहली यूनिट बेस है। ठीक है, पहली यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आगे हम बताते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से हमारी पहली टॉपिक कौन सी है, यूनिट 1 की पहली टॉपिक क्या है, होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स क्या होते हैं, होम्योस्टैटिक्स मतलब होता है कांस्टेंट कर देना, होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, मीन्स कि होम्योस्टैटिक्स एक, इसको ऐसे समझिए, होम्योस्टैटिक्स हमारे बॉडी में होती है, सबको पता है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, एक्सटर्नल टेम्परेचर को और हमारे इंटरनल टेम्परेचर को क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, अब देखिए, जैसे कि बहुत तेज बारिश हो रही, बहुत तेज धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, अब बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो अगर आपकी बॉडी भी बहुत गर्म रहेगी तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि अगर बाहर का वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका गर्म है तो आपकी बॉडी को ठंडा होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यही मान लीजिए, अगर आपकी पीछे का, बाहर का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है, ठीक है, और आपकी बॉडी भी बहुत ठंडी है, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, आपके अंदर होम्योस्टैटिक्स होती है। ठंडी में बॉडी को गर्म करना होता है, मीन्स की बॉडी को गर्म करके क्या करते हैं, होम्योस्टैटिक्स को मेंटेन करते हैं, और गर्मी में बॉडी को ठंडा करके होम्योस्टैटिक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी भी गर्म, मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट भी गर्म और बाहर का इन्वायरमेंट भी गर्म, तो इस तरह सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं होम्योस्टैटिक्स। देखिए, होम्योस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, होम्योस्टैटिक्स मीन्स कीपिंग द बॉडी, ठीक है, कीपिंग द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल और बैलेंस इवन व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस। जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, जब हमारे बाहर के वातावरण चेंज होते हैं, तो उसी समय हमारी बॉडी अपने अंदर का इन्वायरमेंट को चेंज कर लेती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये क्या करती है, हमारी बॉडी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज कर लेती है। ठीक है, ये इसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिक्स कहते हैं। चेंज करके क्या करती है, कांस्टेंट कर देती है, ताकि हमारा जीवन सर्वाइव हो सके। ठीक है, या फिर देखिए, होम्योस्टैटिक्स सब में होता है, एनिमल्स में भी होता है, हम लोग में भी होता है, जानवर में भी होता है, सब में होता है होम्योस्टैटिक्स। तो होम्योस्टैटिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के लेवल को, बॉडी की बैलेंस को कांस्टेंट करती है एज कम्पेयर टू हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल क्या होता है, देखिए, जहाँ पे एक्स आएगा उसका मतलब होता है बाहर का, जहाँ पे इन आएगा उसका मतलब होता है अंदर का। मीन्स कि बाहर के इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारी बॉडी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट कर देती है, चेंज कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिक्स। होम्योस्टैटिक्स बहुत मेंटेन होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? ताकि हमारी बॉडी पूरी तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, इतना बात
होम्योस्टैटिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी को, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को स्टेबल कर देती है, बैलेंस में ला देती है। कब? जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तब। जैसे गर्मी पड़ रही है और आपकी बॉडी भी गर्म हो तो आप सरवाइव कर पाएंगे? भाई बाहर का इन्वायरमेंट भी गर्म और आपकी बॉडी का भी इन्वायरमेंट गर्म, तो आप ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि इस गर्मी में सरवाइव होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके बॉडी को ठंडा होना चाहिए। आपकी बॉडी जब ठंडी रहेगी तभी इतने बढ़ते हुए तापमान में आपको मतलब आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी झेल पाएंगे। तो आपको क्या होता है, आपकी बॉडी कैसे मेंटेन करती है बाहर के इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट के। बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ा है लेकिन आपकी बॉडी क्या इसको मेंटेन करना है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर से पसीने का सिक्रीशन करवाएगी। पसीना क्या होता है? आपकी बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करता है। पसीना क्या होता है? आपके बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करता है। जब आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, बाहर का इन्वायरमेंट गर्म रहेगा, आप सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो जो होम्योस्टैटिक्स होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है, और क्या ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए होता है। इसके बाद वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। मीन्स कि अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा होम्योस्टैटिक्स करता है। उसके नॉर्मल स्टेज पे कौन लाता है? होम्योस्टैटिक्स लाता है। अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो गई तो हमारा होम्योस्टैटिक्स क्या करता है? उसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है। कैसे लाता है? वाटर का सिक्रीशन बंद करके। अब यूरिनेशन का क्या करता है? कम करवा देता है। आपके बॉडी में ज़्यादा यूरिनेशन होगा ही नहीं। जब आप पानी पिएंगे, पानी बॉडी से ज़्यादा रहेगा, मीन्स कि जितना आपके बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा रहेगा, तब जाके आपको यूरिन का सिक्रीशन होगा। अगर आपकी बॉडी को ही पानी की कमी है तो वहाँ पे यूरिन का सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्यों नहीं होता है? ताकि ये वाटर का बैलेंस आपके बॉडी में बना रहे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? ब्लड शुगर। हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन कौन करता है? मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? होम्योस्टैटिक्स का होता है। कैसे होता है आगे समझेंगे। ठीक है, फिर देखिए होम्योस्टैटिक्स होती है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। होम्योस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बनी होती है? 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। होम्यो प्लस स्टैटिक्स। क्या? होम्यो प्लस स्टैटिक्स। जो होम्यो होता है, होम्यो हमारा रिफर करता है सिमिलर या फिर कांस्टेंट। होम्यो हमारा क्या करता है? रिफर करता है सिमिलर या फिर कांस्टेंट। और जहाँ पे स्टैटिक्स है वो रिफर करती है स्टेबल या फिर स्टैंडिंग। या देखिए जैसे कि गर्मी हो रही है, गर्मी में कुछ ऐसा महीना भी आता है जहाँ पे आपका क्या होता है, जहाँ पे आपको ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है। मीन्स कि आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, ना तो गर्मी लगेगी ना तो ठंडी लगेगी। तो वहाँ पे क्या होता है? वो इन्वायरमेंट सिमिलर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी को भी सिमिलर होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्यों होना पड़ेगा? ताकि आप उस मौसम में झेल सको। तो हमारे बॉडी को उस लेवल तक कौन लाता है? हमारा होम्योस्टैटिक्स लाता है। होम्योस्टैटिक्स बाहर के इन्वायरमेंट को देखते हुए बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को सिमिलर कर लेता है या फिर कांस्टेंट कर देता है। कांस्टेंट मतलब होता है अपोजिट कर देता है। जैसे कि बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ा है तो आपके बॉडी की इन्वायरमेंट को डाउन होना पड़ेगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट डाउन है तो आपके बॉडी के इन्वायरमेंट को गर्म होना पड़ेगा, मीन्स कि हाई होना पड़ेगा। जैसे हमने बताया गर्मी में आपकी बॉडी ठंडी होती है और वहीं पे गर्मी में आपकी बॉडी ठंडी होती है, लेकिन बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो गर्म होता है। अगर दोनों गर्म रहेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ठंडी में बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा होता है लेकिन आपकी बॉडी में हीटनेस होता है, गर्मी होती है। जब आप बात करते हैं तो वहाँ से क्या बबल निकलते हैं। बबल क्या मतलब कि एक भाप टाइप का निकलता है। ठीक है, वो क्या है? वो आपकी बॉडी को गर्म प्रोवाइड करता है, हीटनेस प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? ताकि आप उस ठंडी के मौसम को झेल जाए, और वो कांस्टेंट बना रहता है कम से कम 2 से 3 महीने तक, जब तक ठंडी ना खत्म होती है तब तक बना रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और पसीने का सिक्रीशन भी तब तक होता है जब तक गर्मी नहीं खत्म होती है। और एक बात याद रखिएगा, पसीने का सिक्रीशन सिर्फ
गर्मी में होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में ही आवश्यकता होती है बॉडी को ठंडा पड़ने की। और पसीने का सिक्रीशन ठंडी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठंडी में हमारे बॉडी को गर्म होना पड़ता है, मीन्स की हीटनेस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो पसीना अगर सिक्रीट होगा तो ऑलरेडी वो बॉडी को ठंडा करेगा, इसलिए ठंडी में पसीना सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर जो हमारा बात समझ में आई ना, कैसे कांस्टेंट करता है? जो हमारा होम्योस्टैटिक्स होता है ये हमारे क्या बॉडी के स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टैटिक्स हालांकि हमारे बॉडी के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अब बात समझ में आया ना होम्योस्टैटिक्स कितना जरूरी होता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टैटिक्स। इम्पोर्टेंस मतलब कि होम्योस्टैटिक्स का हमारे लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टैटिक्स का क्या क्या रोल है या फिर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए होम्योस्टैटिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी में ना हो तो एक इंसान सर्वाइव न कर पाए। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स अगर बॉडी में ना हो तो एक इंसान सर्वाइव ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? देखिए तभी जाके आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि बॉडी फंक्शनल नॉर्मली, ये हमारे बॉडी का जो हमारी जो बॉडी फंक्शन कर रही है अगर वो बढ़ जाती है, हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है। जैसे लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, किडनी का काम क्या है वाटर को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। फिर इसके बाद लंग्स का काम क्या है ऑक्सीजन को देना, और हार्ट का काम क्या है ब्लड को पंप। अगर हार्ट बहुत तेज से ब्लड पंप करने लगे तो वहाँ पे ब्लड पंप करने की कैपेसिटी, अगर हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करने लगे तो भाई तो भी दिक्कत होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमको बीपी हाई होने का चांसेस रहेगा। तो मतलब कि ज़्यादा काम करे तो भी दिक्कत है, कम काम करे हमारा ऑर्गन तो भी दिक्कत है। तो उसको एक नॉर्मल स्टेज में लाया जाता है। किसकी वजह से लाया जाता है? होम्योस्टैटिक्स की वजह से हमारी बॉडी उसको एक नॉर्मल स्टेज में लाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे ऑर्गन को और हमारे जो सेल्स होते हैं उसको हेल्थी बनाने का काम करता है कौन? होम्योस्टैटिक्स। इतना ही नहीं, होम्योस्टैटिक्स हमारे बॉडी के ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऐसी बहुत चीज़ें होती है जिसको हमारा कौन मेंटेन करता है? होम्योस्टैटिक्स मेंटेन करता है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ऑन द बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो किसकी वजह से कोऑर्डिनेट होते हैं? जो देखो ऑन द बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टैटिक्स। जब हमारे बॉडी का होम्योस्टैटिक्स मेंटेन रहेगा तब हमारा जो ऑर्गन होता है वो एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करेगा, एक दूसरे में क्या करेगा? बातचीत करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म्स करेगा। कब? जब होम्योस्टैटिक्स मेंटेन रहेगा। दिस कोऑर्डिनेशन मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक्स, ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन जो करते हैं वो कब करते हैं? जब हमारी होम्योस्टैटिक्स मेंटेन होती है। लेकिन इस होम्योस्टैटिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग न्यूरोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरोक्राइन सिस्टम। ठीक है, किसको? न्यूरोक्राइन सिस्टम की वजह से क्या किया जाता है? इसको कंट्रोल किया जाता है। किसको? होम्योस्टैटिक्स का। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स हमारे बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के फंक्शन को करवाती है। जितने भी टेम्परेचर होते हैं, पीएच होते हैं, एसिड बेस बैलेंस होते हैं, सबको मेंटेन करने का काम होम्योस्टैटिक्स करती है। लेकिन होम्योस्टैटिक्स को भी कंट्रोल करने का एक हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, एक हमारा सिस्टम होता है जिसको हम लोग न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको मास्टर माइंड के भी नाम से जानते हैं, एज ए नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं सबको कंट्रोल करता है। लेकिन वो क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारे दो वर्ड से मिले हैं, न्यूरो प्लस इंडोक्राइन। जहाँ पे न्यूरो मतलब होता है नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन मतलब होता है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी के होम्योस्टैटिक्स को दो सिस्टम मिलकर कंट्रोल करते हैं। एक तो आपका नर्वस सिस्टम हो जाएगा, एक आपका इंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं?
बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने, सॉरी ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे होम्योस्टेटिक्स को कंट्रोल करते हैं। और होम्योस्टेटिक्स जो होती है वो हमारे बॉडी को एक नॉर्मल अवस्था में लाती है, स्टैंड करती है, कांस्टेंट करती है, ठीक है, उसको सिमिलर बनाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक मीन्स कि कौन कौन सा होता है, देखिए एक कंपोनेंट्स कौन कौन सा हमारा होम्योस्टेटिक्स का कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है जो होम्योस्टेटिक्स को करवाता है। तो एक आपका आ जाएगा रिसेप्टर, एक आपका आ जाएगा कंट्रोलर सेंटर, और एक आपका आएगा इफेक्टर। रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है, जो पहचानता है, जैसे हमारी स्किन क्या करती है, डिटेक्ट करती है, पहचानती है, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल सेंटर, फिर वो लेकर जाती है मैसेजेस, किसको देती है, हमारे कंट्रोल सेंटर को देती है। तो कंट्रोल सेंटर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक इफेक्ट देता है जिसको हम लोग इफेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर वो मैसेज वहाँ पे आता है, इफेक्टर के पास आता है, इफेक्टर क्या करता है, बॉडी को एक इफेक्ट देता है, मीन्स कि जो भी चाहिए बॉडी को वो देता है। देखते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ सेंसर। रिसेप्टर क्या है, एक टाइप का सेंसर है जो पहचानने में मदद करता है, सेंस करने में मदद करता है, ठीक है। रिसीव डिटेक्ट चेंज ऑफ द अदर स्टिमुलाई। ये क्या करता है, जो चेंजेस हो जाते हैं बाहर के जितने भी जो भी इन्वायरमेंट होते हैं उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, स्टिमुलाई करता है, मीन्स कि डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर कहाँ पे पहुँचाता है, फिर वो मैसेजेस किसको देता है, कंट्रोल सेंटर को देता है। किसको देता है, कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इट रिसीव द स्टिमुलाई। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो स्टिमुलाई आ रही है, जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। फ्रॉम रिसेप्टर, कहाँ से रिसीव करता है, रिसेप्टर से क्या करता है, हमारा कंट्रोल सेंटर उस मैसेजेस को रिसीव करता है एंड एनालाइज, और उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, पहचानता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद इफेक्टर है। इफेक्टर क्या करता है, इट रिस्पॉन्स टू मेंटेन होम्योस्टेटिक्स। ये क्या करता है, इफेक्टर जो होता है वो हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करता है। इसको ऐसे समझिए, रिसेप्टर हमारा स्किन होगा, स्किन क्या किया, बाहर के इन्वायरमेंट को देखा, एनालाइज किया, पहचाना, ठीक है। कैसे, स्किन से किया, भाई ठंडा लग रहा है, कैसे पता चलेगा, स्किन से पता चलेगा। वो यही मैसेजेस किसको दी, कंट्रोल सेंटर को दी। कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज किया, अरे यार बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ गया है, सॉरी बाहर का इन्वायरमेंट घट गया है, अब हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट को बढ़ाना है। तो क्या करता है, एनालाइज करता है कि यार बॉडी के इन्वायरमेंट को बढ़ाना है कि कम करना है। अगर ठंडा लग रहा है तो बॉडी के इन्वायरमेंट को बढ़ाना है, मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर के जो इन्वायरमेंट है उसको बढ़ाना है। तो क्या करता है वो, देखो बढ़ाना है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो वो मैसेजेस किसको देता है, आउटपुट कर देता है, किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और यही मैसेजेस किसको दे देता है, रिसेप्टर को दे देता है। रिसेप्टर हमारे कौन है, स्किन है, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई ना, फिर से देखिए हमारे जो होम्योस्टेटिक्स से जो फंक्शन होते हैं, हमारी होम्योस्टेटिक्स को करवाने के लिए कुछ हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रिसेप्टर होते हैं, एक कंट्रोल सेंटर होता है, एक इफेक्टर होता है। पहली बात तो जो मैसेजेस को रिसीव किया, जो पहचानेगा, रिसीव करेगा और उसी मैसेजेस को भेज देगा कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उस मैसेजेस को कहाँ पे भेज देगा, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, आपके पापा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हुई, जैसे कि आपको सर ने क्या किया, सर ने आपको फीस के लिए डांटा, सर क्या किए, आपको फीस के लिए डांटे, ये आप है, सर ने आपको फीस के लिए डांटा, ठीक है। सर डिटेक्ट किए कि हाँ इस बच्चे का फीस नहीं जमा है, तो क्या किए, वो उस स्टूडेंट को बुलाए और क्या किए, डांटे उसको। तो ये क्या किया, डांटे मतलब पैसा मांगे, ठीक है। ये क्या किया, ये अपने पापा को बोला, तो पापा क्या किए, ये पैसे, ये क्या किए, ये जो पापा है वो पैसा किसको दिए, अपने बच्चे को दिए, और बच्चा क्या किया, उस पैसे को सर को दे दिए। मतलब कहाँ से शुरू हुआ, सर से शुरू हुआ, और पेरेंट्स क्या किया, इसी को खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया, पेरेंट्स खत्म कर दिए, ठीक है। भाई पापा पैसा देंगे तभी ना सर के पास जाएगा। तो वैसे ये भी है, जो हमारा रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है, जैसे ही हमारा बाहर का इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होता है, जैसे गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, बरसात आ गई, मौसम, जो भी मौसम में चेंजेस होता है, जैसे चेंज होता है
हमारी स्किन क्या करेगी, उसको डिटेक्ट कर लेगी। स्किन क्या करेगी, उसको डिटेक्ट कर लेगी, पहचान देगी बाहर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमारी बॉडी एडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करेगी, उसको डिटेक्ट करेगी, पहचानेगी भाई बॉडी में ठंडा लग रहा है। अब ये क्या करेगी, जो हमारी स्किन है वो एक मैसेजेस, स्किन हमारी एज ए रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है, वो एक मैसेजेस किसको देगी, कंट्रोल सेंटर को देगी। किसको देगी, कंट्रोल सेंटर को देगी। अब कंट्रोल सेंटर, अरे यार बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, उसको एनालाइज करेगा, मतलब कि ये क्या किया, उस मैसेजेस को अपने पास लिया, डिटेक्ट किया, एनालाइज किया, पहचान की, ठीक है। ये क्या कि मैसेजेस को ली, पहचान नहीं कि बस हमारे बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही है, बस वो मैसेजेस किसको सेंड कर दी, सेंट्रल को सेंड कर दी, मतलब कि कंट्रोल सेंटर को कर देगी। अब भाई स्किन में क्यों दिक्कत हो रही है, कंट्रोल सेंटर जो है उसको एनालाइज करेगा। हाँ, स्किन में दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा हुआ है और हमारी बॉडी भी क्या है, ठंडी है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तब ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट किया और यही मैसेजेस आउटपुट किसको देगा, इफेक्टर को देगा। इफेक्टर को बोल देगा कि देखिए बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, इस ठंडे टेम्परेचर में बॉडी को सर्वाइव करवाने के लिए बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मीन्स की हीटनेस प्रोवाइड होनी चाहिए, हीट करिए बॉडी को। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, एक हीटनेस निकालेगा और यही हीटनेस किसको मिलेगा, रिसेप्टर को मिलेगा, और ऐसे लाइफ चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई। कितने होते हैं कंपोनेंट्स होम्योस्टेटिक्स के, 3 होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, कंट्रोल सेंटर होते हैं और आपका इफेक्टर होते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो सेंसर है, ऐसे क्या है, सेंसर है, जो मैसेजेस को सेंस करते हैं, मैसेजेस को सेंस करते हैं, मीन्स मैसेजेस को लेते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं, मैसेजेस को पहचानते हैं, फिर वही मैसेजेस को कहाँ पे सेंड कर देते हैं, सेंट्रल में, कंट्रोल सेंटर में सेंड कर देते हैं। तो कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को फिर पहुँचाएगा, फिर पहचानेगा आखिर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, फिर वो पहचान लेगा, एनालाइज कर लेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम इसके बॉडी में इस वजह से हो रही है, गर्मी से हो रही है, ठंडी से हो रही है। तो ये क्या करेगा, यही मैसेजेस दे देगा फिर इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा, उसके प्रति एक रिस्पॉन्स देगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ा है तो बॉडी के इन्वायरमेंट को कम करेगा, अगर बाहर का इन्वायरमेंट कम है तो बॉडी के इन्वायरमेंट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। और बाकी रही फीडबैक सिस्टम, तो हम ये इसको अगले वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक।